Here is the another question of single entry और incomplete records बेटा. This time आपके पास जून 2024 बेटा, पेपर 22 और क्वेश्चन नंबर 1 बेटा. सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, आपका अपना वेरिएंट है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो बेटा. अच्छा क्वेश्चन है बेटा. इस वाले क्वेश्चन में बोला हुआ किया है, जाहिद ओन अ स्मॉल रिटेल बिजनेस, ही हैज नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. सिंगल एंट्री बेसिकली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ही बनाना है, पूरी अकाउंटिंग को कंप्राइज करके तोड़ के डिफरेंट चीज़ें मांगी हैं. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस नवंबर 2024 पेपर 22 का सवाल किया था अहमद के नाम से. एंड आज जो कर रहे हैं आप जून 2024 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1, जायद सप्लाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 2023 बेटा. जितनी भी सेल्स हुई हैं वो कैश बेसिस पे हुई हैं और कितनी कैश सेल्स हैं बेटा, 195,000 है बेटा. जितनी भी सेल की है मार्कअप 50% पे है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर मुझे मार्कअप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. क्यों चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर सेल्स दी हुई हैं. और मार्कअप को मार्जिन में जाने के लिए आप क्या करते हो बेटा, मार्कअप को आप डिवाइड कर लेते हो किससे बेटा, 100 प्लस मार्कअप से बेटा. तो जो आपके पास आंसर आता है, यानी फॉर एग्जांपल 50 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50 बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 ओवर 150, 0 कट जाएगा और 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15. तो मेरे ख्याल से ये जो आपके पास बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 1/3 बन जाएगा बेटा. अच्छा बेटा, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको. ग्रॉस प्रॉफिट इसीलिए निकालना था, तो हम चाहेंगे तो यहाँ पर आप आराम से निकाल सकते हो. क्या फॉर्मूला हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स बेटा. तो ये 1/3 मेरा हो गया, मार्जिन हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, सेल्स जो है 195,000 है. ये डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएंगी, तो 195,000 का मैं अगर 1/3 निकाल लेता हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 65,000 बेटा. ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. आई थिंक यही निकालने का बोला था ना, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 65,000. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं आगे चलूँ. 1 मार्क की वर्किंग का आंसर था. इसके बाद नीचे जा रहा हूँ. उन्होंने बोला द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सही है. इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है, क्लोजिंग आपको कैसे पता चला, 1 जनवरी है और ये 31 दिसंबर है. उसी के नीचे ट्रेड पेबल का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है. जितनी भी परचेजेज हुई हैं क्रेडिट पे हुई हैं, सप्लायर को इतना पे कर दिया है, और इस पे आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट कितना हो गया बेटा, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. जाहिद ने निकाली है सामान अपनी ज़ात के लिए फॉर हिज ओन यूज़ ड्यूरिंग द ईयर, नो रिकॉर्ड्स वाज मेड. कितना निकाला है, अमाउंट ही नहीं दी थी. तो मेरे ख्याल से ये अमाउंट जो आएगी कैसी आएगी मुझे फ़िलहाल नहीं पता. परचेजेस फाइंड कर रहा हूँ, तो परचेजेस फाइंड करने के लिए एक तरीका है जो कि बहुत अच्छा तरीका होता है. उस तरीके को के साथ जाओगे तो मेरे ख्याल से गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंशाल्लाह कम हो जाएंगे. तो मैंने तुम लोगों से कहा तुम क्या बना लो खामोशी से, जिसको तुम क्या कहते हो, क्रेडिटर अकाउंट, और आई कैन से दैट ट्रेड पेएबल अकाउंट बेटा. अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रेड पेएबल इज 13,500 बेटा. इसी तरीके से बैलेंस कैरिड डाउन 15,600 बेटा. इसी तरीके से पेमेंट टू सप्लायर इज कितना है बैंक, विच इज़ 134,240, और डिस्काउंट कितना है बेटा, डिस्काउंट रिसीव इज 560. तो मुझे कोई बच्चा बता सकता है कौन सी साइड हैवी है, मेरे ख्याल से डेबिट साइड हैवी है. डेबिट साइड का टोटल करके बता सकते हो कितना है,
150,400 शायद है, फिर भी चेक कर लो बेटा। 150,400 है, चेक कर लो। माइनस 150,400 में से 13,500 माइनस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर से मेरी क्या आ जाएंगी? 136,000। उसको तुम क्या कहोगे? परचेजेस बेटा। 150,400 मेरी परचेजेस इतनी आ गई हैं, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये पार्ट तो हो गया, परचेजेस आ गई मेरी। तो अब परचेजेस के बाद उन्होंने मुझसे क्या बोला हुआ है नेक्स्ट पार्ट में? द वैल्यू ऑफ गुड टेकन फॉर ओन यूज बाय जाहिद। अच्छा, तो अगर मैं तुम लोगों से कहूँ यहाँ देखना, कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डाल दूँ? कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं इधर देखना। यहाँ क्या कर दूंगा? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री तुम लोग कह रहे हो कितनी है? 16,400। फिर क्या आता है? ऐड परचेजेस, जो कि कितनी है ये? 136,900। तो हम लोग करते हैं लेस, क्लोजिंग तो करते हैं, मगर अभी उन्होंने विड्रॉ किया है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ? गुड्स क्या हुई हैं? यानी गुड्स क्या हुई हैं? ड्राइंग्स हुई हैं। इसके बाद मैंने क्या कर दिया? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मेरे ख्याल से वो भी गिवन है शायद। क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,460। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल्स आना चाहिए। तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट 65,000 का था। सुनना, यहाँ देखना सब। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। दिस इज 65,000, सेल्स इज 195,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एक्स। सब्जेक्ट बना लो। 195,000 माइनस 65,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई बता सकते हो? 130,000 आ गई। अच्छा, जब 130,000 आ गई तो यहाँ रख दिया इसको 130। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमेशा किस में आती है? नेगेटिव में आती है। नेगेटिव में आती है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ सेल्स तुम लोगों की आ गई है, तो अब तुम्हारे पास ज़रा इन सब को प्लस माइनस, रुक जाओ, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो जल्दी से। अपने पास याद रखना, प्लस करने के बाद इसमें से माइनस करो। 130। तो तुम्हारी ड्राइंग से पहले, ड्राइंग के बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कितनी है? 13। तो एक मिनट रुकना, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स बिफोर एक मिनट रुकिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बिफोर ड्राइंग्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स आफ्टर ड्राइंग्स। तो आप मुझे कह रही हो बिफोर ड्राइंग्स 130,840 और आफ्टर कितनी आई है? 130,000 आई है।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया कितना आया, तो इसका मतलब गुड्स विड्रॉ कितने के हुए, कोई मसला। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 840। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, इसमें इसको प्लस करो, माइनस करो, माइनस करो तो तुम्हारे पास ये 130,000 आ रहा होगा, कोई मसला। इसके बाद ये कुछ कहानी दी हुई है, मैं वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नॉन करेंट एसेट, ओपनिंग दिए हुए, क्लोजिंग दिए हुए, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट एसेट सोल्ड हो गया है और उससे प्रॉफिट हुआ है, एक नया नॉन करेंट एसेट खरीदा है। इनकम फ्रॉम रेंट रिसीवेबल, एक्रूड इनकम का ओपनिंग और एडवांस का ओपनिंग दिया हुआ है। एडवर्टाइजिंग प्रीपेड, बैंक पेमेंट ओपनिंग क्लोजिंग, ये सारी कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, मतलब सबके अक्रूवल और प्रीपेमेंट अकाउंट बनाने हैं मुझे। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ चुका था क्या, बता सकता है कोई बच्चा? इधर देखिएगा सब, आप लोग कह रहे हो कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, यहाँ छाप दूं? $65,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या आता है जी भाई, अदर इनकम। सारी चीजें पूछी तो हैं, सब पूछा है, मगर तोड़ जोड़ के पूछा है, और वही चीज आपको बनानी है बेटा। चलो, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मुझे क्या क्या चीजें निकालनी है? एक एसिड है जिसको मैंने डिस्पोज किया था, तो मुझे उस पर क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। कितने का प्रॉफिट मिला है? तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड अदर इनकम, गेन ऑन डिस्पोजल, कितना दिया हुआ है 2400। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक चीज देखी है, रेंट रिसीवेबल का वर्ड यूज हो रहा था यहाँ पर, बैंक रिसीट, इनकम फ्रॉम रेंट रिसीवेबल, ये देखिएगा। तो इसका मतलब इसके लिए मैं क्या बना लूं, मैंने ये देखिएगा रेंट रिसीव्ड, और जब रेंट रिसीव की बात होती है तो हम लोग उस पर क्या यूज करते हैं, आप आओ बेटा, ए पी पी ए, बंद कर रहा हूं। आपा का ओपनिंग कितना दिया हुआ, ओइंग टू जायद 280, और रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग दिया हुआ है कितना 600। अच्छा, डैश डैश, पेमेंट कितनी दे दी है, बैंक 5360, तो यही वाली साइड हैवी है, 5360 में से 600 880 माइनस कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर से डिफरेंस कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर से डिफरेंस कितना आ रहा है, 5360 माइनस 880, 4480। तो ये मेरी इनकम आ गई, रेंट रिसीव 4480। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद मैंने एक चीज देखी थी, 560 का डिस्काउंट रिसीव हुआ था, अगर याद आ रहा हो तो। डिस्काउंट
रिसीव 560। इन सारी इनकम को प्लस कर लो, कितना होता है जल्दी से? 7,440। थैंक यू बेटा। दोनों को ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम दोनों को टोटल कर लो। 72। थैंक यू बेटा। इसके बाद क्या आता है? एक्सपेंसेस। अच्छा, एक्सपेंसेस में अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग, एक्सपेंसेस में अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ देखना, तो मुझे किसका खाता खोलना पड़ेगा? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक एक्सपेंस है। गलत चीज़ की एडवर्टाइजिंग करोगे तो क्या लगेगा? पाप लगेगा। PAAP। अच्छा बेटा, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड का ओपनिंग है 490, एक्रूड है क्लोजिंग 610। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ बैंक लिख दिया और यहाँ बैंक कितना है, कितना पे कर दिया? 5960। तो कोई बच्चा टोटल करके बता सकता है कितना आएगा? 490 प्लस 5960 प्लस 610, 7,000। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एडवर्टाइजिंग का आ गया 7060। एडवर्टाइजिंग हो गया मेरा। इसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंस। उसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा? पाप बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगा? जनरल एक्सपेंस PAAP बेटा। तो जनरल एक्सपेंस में एक्रूड ओपनिंग कितना था? 570। और कुछ भी नहीं था। बैंक कितना था? 8480। ना ये था, ना ये था, ना ये था। I/S कितना आ जाएगा? 8480 में से 570 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा जी? 7,900। तो ये तुम्हारे पास कौन सा एक्सपेंस आ जाएगा? जनरल एक्सपेंस 7,910। अब किसकी बारी है? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की अगर बात कर रहा हूं तो इंश्योरेंस के लिए क्या करूंगा? इंश्योरेंस मीन्स पाप। इधर क्या कर दूं? PAAP बेटा। ओपनिंग प्रीपेड कितना है? 330। बैंक कितना है बेटा? 4,510। और ये एक्रूड नहीं है, क्लोजिंग प्रीपेड दिया हुआ है 390। तो बैलेंसिंग फिगर से यानी कर लो 4,510, 600, 700, 800। 4,840 में से 390 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? कितना बेटा? 4,450। तो ये किस नाम से आ जाएगा? इंश्योरेंस। 4,450। इसके बाद तुम्हारा क्या है? वेजेस। तो इसके लिए भी क्या है? एक्सपेंस है। तो यहां तुम क्या करोगे? PAAP। कुछ नहीं है। एक्रूड का 470 दिया हुआ है। बैंक 12,400। कुछ नहीं है माइनस करने के लिए। जरा बता दो, 12,400 और 470 कितना हो जाएगा? 870। 12,870। ये क्या हो गया तुम्हारा? वेजेस हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है। डेप्रिसिएशन के लिए कोई मेथड शायद नहीं बोला, ना स्ट्रेट लाइन बोला है, ना RBM बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। तो मैं क्या यूज़ करूं? अगेन तुम लोगों की थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है मुझे। डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं बोला, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन का जब मेथड नहीं होता तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस डिस्पोजल और माइनस क्लोजिंग, कुछ इस तरह की कोई वैल्यू थी। ऐसा है। ओपनिंग कितनी है?
194,000 कहाँ से लाए हो आप? ये रहा। क्लोजिंग कितनी है? 180,000, 88,000 कहाँ से लाए हो? यहाँ से लाया हूँ। अच्छा बेटा, एडिशनल कितना परचेज किया है? 9,200। तो और क्या चीज है? 5,600। 5,600 डिस्पोजल कैसे? 194,000 प्लस 9,200 करो। और इधर देखना, एक वक्त में 2x तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि कितने का खरीदा हुआ था, ये तो कोई पता ही नहीं चल रहा। यहाँ देखना, इसके लिए मैंने क्या बना लिया? डिस्पोजल अकाउंट बना लिया। आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ डेप्रिसिएशन। यहाँ एसेट की कॉस्ट आती है। एसेट का नाम नहीं था तो नॉन करंट एसेट लिख रहा हूँ। इसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन आती है। सही है। और उसके बाद क्या आता है? बैंक आता है, जो कि कितना है? 5,000 नहीं, कितना? 5,600। और यहाँ आता है I/S यानी लॉस, वो तो था नहीं। उसकी जगह क्या था? I/S गेन था। कितना? 2,400 का। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अगर 5,600 में, और डेप्रिसिएशन गिवन नहीं थी, पाँच, ये वाली साइड हैवी है, 5,600 में से 2,400 निकालो, कितना आता है? तो 3,200 मेरी क्या रही होगी? डिस्पोजल की कॉस्ट रही होगी। और डिस्पोजल की जो कॉस्ट रही होगी तो मैं इसको इधर ले आया। यहाँ देखना, तो यहाँ लिख दूं -3,200। तो मुझे कोई बच्चा डेप्रिसिएशन बता सकता है कितनी आ गई? जी बेटा, 12,000। तो यहाँ लिख दूं 12,000। नॉन करेंट एसेट डेप्रिसिएशन। और तो बाजार कोई एक्सपेंस दिख नहीं रहे, इन सबको प्लस कर लो, कितना हो गया? एक्सपेंसेस का प्लस कोई नहीं कर रहा? जी बेटा, 44290। थैंक यू बेटा। और मैंने कहा ये आप पैसे कमाती हो और ये आपका खर्चा है, माइनस कर दो मेरा बेटा। तो ये आपका क्या हो गया? बनाई उसने इनकम स्टेटमेंट ही है, और कैसे अजीब तरीके से बनवाई है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटेंट है तो सही, रिकॉर्ड्स बनाता तो है, आधे अधूरे बनाता है। आप खुद देख लो। सबसे पहले उसने 1 मार्क में आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकलवाया, 3 मार्क में परचेजेस निकलवाई, 4 मार्क में ड्राइंग्स निकलवाई। इसके बाद आपको 12 मार्क में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद निकलवाया। और अब तुमसे क्या मांगा है 3 मार्क के अंदर, जरा इसको देख लो। उन्होंने बोला, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट व्हाई जाहिद मेड एडजस्टमेंट टू हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हेन प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बोलता है, क्यों बताता है? क्योंकि इस वजह से बताता है कि भाई इसमें मैचिंग एंड अक्रूवल्स के हिसाब से हम बनाते हैं। और मैचिंग एंड अक्रूवल्स ने क्या बातें कही हैं उनके बारे में आपको लिखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल, टू मैच योर current year expenses incurred to generate the revenue for the
same accounting period regardless of whether paid or not, beta. This is compliance slash application of this principle, बेटा. क्योंकि हम अक्रूवल्स एंड मैचिंग के हिसाब से अपनी इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं. 3 मार्क का था. उसके बाद मेरे ख्याल से तुम्हारे 23 मार्क तो निकल गए. अब 23 मार्क के बाद इसमें तुम क्या लिखोगे? अगर मैं तुमसे कहता हूँ जाहिद प्लान्स टू एक्सपेंड इज बिजनेस, वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है. हर बंदा बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है. दिस वुड मीन ही वुड नो लॉन्गर टू ऑपरेट एज अ सोल ट्रेडर. वो अपने आप को सोल ट्रेडर नहीं बना के जीना चाहता. क्या करना चाहता है? ऑप्शन ए कि वो पार्टनरशिप कायम कर ले तला के साथ. हु करंटली ओन अ सिमिलर बिजनेस, यानी तला भी उसकी तरह का बिजनेस करता है, उसके साथ जाके मिल जाए और हाथ मिला ले. ये ऑप्शन है. दूसरा, लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर ले विद हिमसेल्फ एंड तला एज अ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर. तला को अपने साथ शेयर होल्डर्स कर ले और डायरेक्टर कर ले. तो एडवाइस करना है जाहिद को कि which option he should choose. Justify your answer by considering both advantage and disadvantage of each options. 1 मार्क जो है आइडेंटिफिकेशन है ईच एडवांटेज का और डिसएडवांटेज का. 1 मार्क जो है आपका डेवलपमेंट का है, जो भी आप पॉइंट बनाओगे. और 3 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड 3 मार्क्स फॉर वैलिड लिंक डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट. यानी अगर तुम पार्टनरशिप के ऑप्शन पे जाते हो तो तुम्हारे पास क्या कनेक्टिविटी होगी. यहाँ देखना, जितने भी तुम लोग हो बैठ रहे हो, तो मैंने कहा यार एक ऑप्शन लिखता हूँ तुम्हारे सामने एडवांटेज, और यहाँ भी मैं तुम्हें क्या लिखता हूँ? एडवांटेज. बट इधर किसका एडवांटेज लिख रहा हूँ? पार्टनरशिप का. और इधर किसका एडवांटेज लिख रहा हूँ? लिमिटेड कंपनी का. तुम अपने सामने मल्टीपल एडवांटेज और डिसएडवांटेज रख लो ताकि तुम्हारे लिए फैसला करना आसान हो जाए कि तुमने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है. अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो यहाँ क्या हो गया? मोर कैपिटल अवेलेबल. पार्टनरशिप होगा तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा. दूसरा, मोर एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स आ जाएंगी. अगर इन शॉर्ट इस तरह कहूँ कि 1 से भले 2 हो और 2 से भले 3 हो. इसके बाद पॉसिबली बेटर डिसीजन मेकिंग, और भी हो सकते हैं तुम्हारे नज़दीक इसके, अगर मैंने ज़्यादा 3 लिख दिए काफ़ी है. अगर मैं लिमिटेड कंपनी पे जाता हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर डेब्ट ऑफ द बिजनेस. इसके बाद सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. अच्छा, और एसेस टू मोर फाइनेंस, और भी हो सकते हैं, मैंने ये लिख दिए हैं. क्योंकि एज अ बिजनेस स्टूडेंट तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए. अगर मैं इसके यहाँ पर आता हूँ डिसएडवांटेज पे, और किसके इसके डिसएडवांटेज पे आता हूँ. दिमाग में ये रखना था कि तुम लोगों को बिजनेस एक्सपेंड करना है. यू हैव 2 ऑप्शंस, कि तुम्हारे पास वो 2 ऑप्शंस हैं, तो तुम कौन सा ऑप्शंस अपने साथ सेलेक्ट करोगे. यहाँ क्या हो गया? पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट, और आई कैन से दैट
कॉन्फ्लिक्ट बेटा। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी और प्रॉफिट शेयरिंग और डिसीजन मेकिंग स्लोअर। जी, स्लो हो जाएगी। अब इधर आ जाओ। मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ और ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। अच्छा, मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसको पब्लिश करना होता है, आवाम को दिखाना होता है, लोगों को दिखाना होता है जो इंसान कमाता है। और इसके बाद मे बी सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल ऑडिट। तो मैंने एडवांटेज लिख दिया, मैंने डिसएडवांटेज लिख दी है। एक मिनट, एडवाइस सपोर्टेड विद अ कमेंट। अब जो एडवाइस जो तुमने कमेंटिंग की है ना, उससे अपनी एडवाइस को सपोर्ट कर दो। जी बेटा, क्या कह रहे हो? ऑनरशिप किस में? हाँ, ऑनरशिप डायल्यूट, अगर पार्टनरशिप में ऑनरशिप डायल्यूट हो गई तो मतलब पूरी पार्टनरशिप ही खत्म हो गई ना। इधर तो वी इन शेयर होल्डर्स वी हैव डिफरेंट मल्टीपल डायरेक्टर्स ना बेटा, तो उसमें जो है वो फिर एडवांटेज नहीं हो सकता, वो हो सकता है क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज में आ जाएगा। अब इसके हिसाब से क्या कहते हो, कोई भी क्लास में एक, जी बेटा कुछ कह रहे थे यार? इस तरह लिख दो तो बस वो पॉइंट है, क्योंकि जाहिर सी बात एक्सप्लेन करने का थोड़ी बोला है, सिर्फ एडवाइस बोला हुआ है। यानी एडवाइस का मतलब अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनर दे सेड कि भाई आपने, यू हैव दो ऑप्शंस, कि फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप एंड सेकंड ऑप्शन इज फॉर्मिंग अ लिमिटेड कंपनी। अब जब पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो उसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर लिमिटेड कंपनीज कर रहे हो तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस 7 मार्क्स, तो इसका मतलब 3 मार्क्स फॉर दिस एंड 3 मार्क्स फॉर दिस, और 1 मार्क इज योर डेवलपमेंट। व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट? कि हाँ, अपना ओपिनियन। तो इसका मतलब क्या इस वाले क्वेश्चन में तुम अपना ओपिनियन देना चाहोगे? पार्टनरशिप क्यों? लीगल फॉर्मेलिटीज से बच जाएगा, और लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, और वो कह रहा है ना पार्टनरशिप में थे। सही। और ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हुए आ रहे हो, ये मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है कहाँ अनलिमिटेड है कहाँ नहीं। जी, स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं सब वो पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं, लिमिटेड की तरफ नहीं जाते जो बड़े बड़े। जोर से कहोगे बेटा? सो स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं वो लिमिटेड की तरफ जाते हैं। इस वजह से पार्टनरशिप से बहुत अच्छा ओपिनियन उसने एडवाइस दी है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, वो पार्टनरशिप पे जाते हैं रादर देन लिमिटेड कंपनीज। अब तुमने इसमें, मैं तुम्हारा एडवाइस का एहतराम करता हूँ, बट तुम मुझे इसमें 1 वर्ड में क्या आंसर लिख के दोगे? हेंस आई सजेस्ट या हेंस आई फील, क्या लिखोगे इसका आंसर? तुमने कहा ना कि तुम पार्टनरशिप ऑप्ट कर रहे हो, तो तुम उसका डेवलपमेंट कैसे बनाओगे? चलो तुम्हारा बिजनेस का एग्जाम है, तुम्हें टीचर ने सब लिखवाया होगा ना। व्हाट्स योर सजेशन, व्हाट्स योर एडवाइस बेटा, कि विच ऑप्शन यू चूज, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। अगर ऑप्शन 1 चूज कर रहे हो तो मुझे 1 लाइन आंसर दे दो, और ऑप्शन 2 चूज कर रहे हो तो मुझे अगेन उसमें बता दो।
जी बोलो, गलत बोलने पे तो कोई नुकसान थोड़ी है। मतलब ये बताएंगे ना कि अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे पास डेवलपिंग कॉस्ट कम लगती है जबरदस्त। और मतलब हमारे पास फाइनेंस हमारा बच्चा है तो हम उसका बिजनेस भी लगा सकते हैं। सही है। और इसके अलावा तो हेंस आई फील कि यू सजेस्ट गो फॉर पार्टनरशिप, राइट। तो आप कह रहे हो कि इसका मतलब हेंस आई फील जाइद शुड गो फॉर ऑप्शन 1 बिकॉज दे हैव स्मॉल रिटेल बिजनेस। वो रिटेल बिजनेस है और रिटेल बिजनेस के लिए मेरे हिसाब से लिमिटेड कंपनी पे जाना यूजलेस है, क्योंकि लिमिटेड कंपनी की जो स्टार्टअप कॉस्ट है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे लिए हमारे बिजनेस के हिसाब से इररेलेवेंट है। तो आई थिंक दे शुड मूव फर्स्टली ऑप्शन 1, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, वी हैव मोर कैपिटल आर एड ऑन इन द बिजनेस और मोर स्किल्स एंड मोर एक्सपर्टीज आर एंगेज इन द बिजनेस। बट एक डिसएडवांटेज ये भी है कि प्रॉफिट मेकिंग हमारा थोड़ा सा वो जो शेयर हो जाएगा, मगर उसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब मैं पहले काम कर रहा था तब भी मेरा 28,150 था। मेरा वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, किसी ने भी कहा था कि भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर फॉर एग्जांपल डाइल्यूशन की वो आई, डिसॉल्व की कंडीशन आई, तो इसका मतलब पर्सनल एसेट्स पे मेरी बात नहीं जाएगी, मैं थोड़ा सा सेफ सिक्योर हो जाऊंगा। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, ऑप्शन 1 इज बेटर फॉर choose, and I suggest and I feel कि Zaid should choose option 1 because they are a favorable decision in the future। आपके पास क्यों फेवरेबल डिसीजन होगा कि मोर कैपिटल आर क्या कहते हैं, मोर कैपिटल आर इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस एज वेल एज मोर एक्सपर्टीज एंड मोर स्किल्स आर in business और responsibilities are also divided, so that's why we choose। आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन 1 बेटा। तो this is the relevant answer। और ज़्यादा आगे नहीं जाना है, सिर्फ आपको 1 वर्ड बताना है, क्योंकि अगेन फिर मैं आपको सिर्फ इस चीज़ को बता दूं, अवार्ड 1 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच एडवांटेज या डिसएडवांटेज एंड 1 मार्क फॉर वैलिड डेवलपमेंट। जो भी आपने एक 1 मार्क आइडेंटिफिकेशन का, चाहे वो एडवांटेज हो चाहे वो डिसएडवांटेज हो, और उसकी डेवलपमेंट आपने बता दी। सेकंड मार्क्स 3 मार्क्स जो होंगे, मैक्स 3 मार्क्स जो होंगे आइडेंटिफिकेशन एंड 3 मार्क्स फॉर वैलिड लिंक, क्योंकि जो लिंक करना भी तो है ना, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको चीज़ों को क्या करना होता है, लिंक करना है। कि आप लिंक किससे करोगे, जो तुमने पॉइंट बताए हैं। तो मैंने क्या बताया कि हेंस आई फील एंड हेंस आई सजेस्ट कि Zaid should choose option A because more capital are induction in the business, responsibilities and workload are also divided, and decision making are smooth decision making are also easy for business। और उसी तरीके से डिसएडवांटेज को अगर मैं लेता हूँ तो हो सकता है आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पार्टनर्स, एंड सेकंड वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, बट फिर भी आप कह रहे हो कि भाई अकॉर्डिंग टू स्मॉल रिटेल बिजनेस ऑप्शन 1 इज बेस्ट फॉर हिम, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू लिमिटेड कंपनी, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन कॉस्ट हो गई और डिफरेंट चीज़ हो गई, वो सारी क्या होंगी, हाई होंगी। और उसमें इन्होंने एक और बात बताई थी कि ऑप्शन बी में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी तो बन रही है हिमसेल्फ, मगर तला उसमें क्या आ जाता, शेयर होल्डर्स आ जाता और डायरेक्टर, यानी उस पर किस पे आ जाता, डायरेक्टर पे आ जाता। तो जाहिर सी बात है वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स अलग थे और यहाँ की चीज़ें थी। वो एडवाइस हो सकता है सबकी डिफरेंट हो सकती है।